जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूं आज पुनः वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज हम चर्चा करेंगे अन्य योगों के अंतर्गत घटित होने वाले अम्ला योग और वैसी योग पर। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करें। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बढ़ते बिना समय गवाए हुए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अम्ला योग का निर्माण कब होता है, कौन सी ऐसी स्थिति होती है कि जिन ग्रहों से मिलकर इस योग का सर्जन होता है। तो यहां पर हम सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ अम्ला योग जो कुंडली का निर्माण है वो तुला लग्न की कुंडली। अब इस तुला लग्न की कुंडली में हम ग्रहों को अप्लाई कर कर देखेंगे कौन से भाव में कौन से ग्रह होने पर और किस स्थिति में होने पर इस योग का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो तुला लग्न की कुंडली, तुला लग्न की कुंडली से दूसरे घर में वृश्चिक राशि दूसरे भाव में। अब जहां भी चंद्रमा बैठा हो, जिस भाव में भी चंद्रमा बैठा हो, उस घर से 10वें घर में कोई शुभ ग्रह मौजूद हो। क्या हो? शुभ ग्रह बैठा हो, शत्रु ग्रह नहीं हो, शुभ ग्रह बैठा हो। तो ऐसी कंडीशन में जातक की कुंडली में अम्ला योग का निर्माण हो जाता है, इस योग का निर्माण हो जाता है। जैसे कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठे हैं लग्न से दूसरे घर में, चंद्रमा जिस भाव में बैठे उससे 10वें घर में शुभ ग्रह होना चाहिए, नियम है। अब यहां पर चंद्रमा बैठे तो यहां से गिनना प्रारंभ करेंगे। चंद्रमा क्योंकि धन भाव में बैठे, यही से 1 से गिनना प्रारंभ करेंगे। 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस भाव में सूर्य देवता बैठे, चंद्रमा जिस भाव में बैठे उससे 10वें घर तक की काउंटिंग करा तो उस भाव में सूर्य देवता विराजमान। अब लगन से किस घर में बैठा है? तो लगन से लाभ भाव में सूर्य देवता स्थिति पर मौजूद है। अब ऐसी स्थिति में हम देखें, अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस घर में बैठा उस घर से 10वें घर में शुभ ग्रह का लगाव हो, शुभ ग्रह मौजूद हो, तो ये अम्ला योग का निर्माण। अब इस योग में उत्पन्न होने वाले जातक का क्या फल होना चाहिए? तो इस योग में अगर किसी व्यक्ति का जन्म भी हो जाता है तो सब सुख सामग्री का भोगी होता है, ऐसा व्यक्ति प्राप्त होता है उसे, और वह गुणवान होता है, चरित्रवान होता है, प्रसिद्ध होता है तथा सुखी जीवन व्यतीत करता है। अब लाभ भाव में शुभ ग्रह की स्थिति है चंद्रमा से दूसरे, रुपए पैसे सब कुछ से परिपूर्ण रहेगा, लाभ इनकम सब कुछ होता है। तो इस प्रकार से हमने अम्ला योग के निर्माण पर हमने चर्चा की, कौन से ग्रह किस भाव में होने से इस योग का निर्माण होता है, इस पर हमने जाना। नेक्स्ट योग पर हम चर्चा कर लेते हैं वैसी योग, जिसका आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तुला लग्न की कुंडली। तो यहाँ पर दोनों कुंडलियां मैंने एक ही लगन के लिए। सपोज डेट कि सन इज इन 4th हाउस। अब यहाँ पर सूर्य देवता चौथे घर में। अब सूर्य जिस घर में बैठा हो उससे दूसरे घर में अगर मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, अगर ये ग्रह इन 5 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह मौजूद हो, कोई भी ग्रह मौजूद हो दूसरे घर में जहां सूर्य देवता बैठे उससे दूसरे घर में। अब सूर्य यहां पर बैठा है लगन से चौथे घर में। अब चौथे घर में सूर्य बैठा है, यहीं से काउंटिंग करेंगे 1 2, तो दूसरा घर आ रहा है ना, दूसरा घर लगन से पंचम भाव, 5वें घर में यहां सूर्य देवता चौथे में बैठे, 5वें घर में यहां पर बुध, मंगल, गुरु और शुक्र, शनि, इन 5 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह की मौजूदगी हो। लेकिन ध्यान रहे कि 12वें घर में कोई भी ग्रह मौजूद नहीं होना चाहिए। 12वें घर मतलब यानी कि जहां सूर्य बैठा उससे 12वां काउंटिंग करेंगे। यहां से सूर्य चौथे घर में बैठा, यहीं से गणना प्रारंभ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, द्वादश।
भाव हो चुका है। अब लगन से तीसरा घर 12वां घर हो रहा है सूर्य से, जहां सूर्य बैठा हुआ। 30 भाव में कोई भी ग्रह मौजूद नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कोई ग्रह नहीं बैठा होना चाहिए। तो ऐसे में ये वैसी योग का निर्माण जातक की कुंडली में घटित हो जाता है, निर्माण हो जाता है कि सूर्य देवता जिस भाव में बैठे उससे दूसरे घर में मंगल, बुध देवता, बृहस्पति देव, शुक्र देव, शनि देव, इन पांचों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह की मौजूदगी होना चाहिए सूर्य से दूसरे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? सूर्य से 12वें घर में कोई ग्रह मौजूद नहीं होना चाहिए। जहां सूर्य बैठा उससे 12वें घर तक गिने कोई भी ग्रह मौजूद नहीं होना चाहिए। तो वैसी योग का निर्माण होता है। सेकंड फैक्ट क्या होगा कि यदि दूसरे भाव में यदि शुभ ग्रह मौजूद हो, शुभ ग्रह मौजूद हो, यहाँ पर जहां सूर्य बैठा उससे दूसरे भाव शुभ ग्रह मौजूद हो तो शुभ वैसी योग होता है। यदि ग्रह अशुभ हो तो अशुभ वैसी योग होगा, वो फिर शुभ परिणाम नहीं देगा। यही ध्यान में रखना है। अब ऐसी कंडीशन में अगर वैसी योग में अगर किसी व्यक्ति का जन्म हो गया हो तो उसके लिए क्या फल होगा? अगर अशुभ वैसी योग में फल हो गया तो उसके लिए नेगेटिव ही यहां पर उसका फल होगा, इसके विपरीत। मान लीजिएगा शुभ वैसी योग में जातक का जन्म हुआ तो एक तो वो सौम्य प्रकृति का व्यक्ति होगा, उसकी वाणी में मिठास होगी, प्रभावशाली होगी वाणी उसकी। वह वाणी द्वारा अपने विश्वास और लोगों को दिलों को जीतने वाला व्यक्ति होता है, नेतृत्व करता। वह अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने में बाजी हासिल। अशुभ वैसी योग में अगर व्यक्ति का जन्म हो गया, यानी जहां सूर्य देव बैठा उससे दूसरे घर में अगर अशुभ प्लेनेट बैठे, शत्रु ग्रह बैठ गए, तो ऐसे में ये अशुभ वैसी योग का निर्माण होता है। तो इसका क्या फल होगा? तो ऐसा व्यक्ति कुसंगति में पड़ जाता है, पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ को बर्बाद कर लेता है ऐसा व्यक्ति, और इसके मस्तिष्क में हमेशा विपरीत लिंगी सवार हो जाता है। कुछ चक्र घूमते रहते हैं मस्तिष्क में हमेशा, वहां अपने दुष्कर्मों से बदनामी का कारण मोल ले लेता है। यदि दूसरे भाव में शुभ ग्रह तथा अशुभ ग्रहों का मिश्रण हो जाता ना, शुभ अशुभ, यानी सूर्य जिस भाव में बैठा उससे दूसरे घर में शुभ और अशुभ दोनों प्लेनेट मिलकर बैठ जाए, तो ऐसे में ये जो फल होगा मिश्रण का फल, यानी जब इन ग्रहों की दशा महादशा आएगी, तो अगर मान लीजिए कोई शुभ ग्रह की महादशा हो गई और अशुभ ग्रह की अंतर्दशा, तो दोनों का मिक्सिंग फल होगा, मिश्रित फल कहा जाएगा, अर्थात मिश्रित फल गिना जाएगा। आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।